डेवऑप्स में ऑटोमेशन करने के लिए हमको लिखनी होती हैं बहुत सारी कमांड्स और उन कमांड्स के थ्रू ही हम ऑटोमेशन कर पाते हैं। इन कमांड्स को कहीं ना कहीं हम लोग एक स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखते हैं, इसीलिए आज हम देखने वाले हैं स्क्रिप्ट फंडामेंटल्स फॉर डेवऑप्स। अब बात आती है कि चूंकि एआई हमारी स्क्रिप्ट लिख सकता है तो वो लिख देगा, लेकिन हमको उसको समझने के लिए, वेरीफाई करने के लिए थोड़े से फंडामेंटल्स समझना बिल्कुल जरूरी होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम वही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आज है हमारा सीरीज 4 का डे 2 और चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं, डेवऑप्स और आईटी में इंटरेस्टेड हैं, डेवऑप्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डील करेंगे कि एक्चुअल में शेल क्या होती है, किस तरह की होती है और कैसे इस पे काम करना होता है, और उसके बाद में हम लोग इसका एक हैंड्स ऑन देखने वाले हैं, जिससे आपको सारी चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो इस लेक्चर में बने रहिए। अब देखिए शेल क्या होती है। जैसा कि हमने देखा था कि हमारे पास क्या होता है, कोई हार्डवेयर होता है और उस पर क्या डला होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर अगर लिनक्स की बात करें तो क्या होता है हमारा पास कर्नल। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, हमने लिनक्स फंडामेंटल में देखा था। इसके बाद में हमारे क्या होती है, शेल होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पर कम्युनिकेट कर रहे हैं। और शेल किसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारे पास क्या एक्चुअल में टर्मिनल। टर्मिनल को कौन यूज कर रहा है, हम लोग, मतलब यूजर। तो अल्टीमेटली हम टर्मिनल पर किसी शेल का यूज करेंगे और उस शेल के थ्रू हम यहाँ पर इन रिसोर्सेस को कम्युनिकेट करेंगे और उस तरह से हम लोग सारी चीजों को ऑटोमेट करेंगे। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो शेल होती है ना, ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेल होती है। एक तरह से जो शेल होगी वो कहलाएगा हमारा इंटरप्रेटर, जो कि क्या कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है चीजों को, है ना। हम जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको वो समझ पा रहा है और इस हिसाब से वो एग्जीक्यूट कर रहा है। प्लस अगर हम बात करते हैं इसके टाइप की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे SH, बैश, ठीक है, और भी होते हैं जैसे फिश या फिर और भी होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हमको ध्यान देना है इस पर, बैश स्क्रिप्टिंग पर, ठीक है। इसके पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो SH है और जो बैश है इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे इश्यूज आते हैं, कई बार स्क्रिप्ट रन नहीं होती है और बहुत सारी इसी से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। ये वाला जो शेल है ये सबसे ओरिजिनल और बेसिक शेल है, इसके ऊपर जो एडवांस है वो है हमारा बैश शेल। तो जब आप उसको स्क्रिप्ट में लिखेंगे, स्क्रिप्ट बनाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा वाला शेल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मेनली हमको ध्यान देना है इसी पर, इसको थोड़ा सा बस दिमाग में रखिएगा। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग के बारे में देखते हैं। देखेंगे ये हमारे पास कोई फाइल होगी, ठीक है, और इस फाइल में हम लोग लिखेंगे कोई इंस्ट्रक्शन। अब बहुत सारी फाइल्स होती हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये स्क्रिप्ट फाइल है, इसीलिए एक चीज होती है यहाँ पर, सबसे पहले हम कुछ चीज ऐसी मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पर हम बता देते हैं कि ये वाला प्रोग्राम, ये वाला जो फाइल है या जो स्क्रिप्ट है वो कहाँ पर रन होगी। तो सबसे पहले ही हम बता देते हैं कि हमें SH में चाहिए या हमें बैश में चाहिए या हमें कौन सी शेल चाहिए। तो सबसे पहले हमने ये मेंशन कर दिया। दूसरा ये है कि जैसे हमारे पास .x होता है, DOC होता है या फिर PPT होता है ना, एक्सटेंशन की अगर मैं बात करूं, तो जैसे हम इसके हिसाब से समझ जाते हैं कि किस टाइप की फाइल है, कहां पर ओपन होगी, इसी तरह से ये जो स्क्रिप्ट है इसमें लगता है .sh। लेकिन फिर भी ये लगाना मैंडेटरी नहीं है, ये इसके बिना भी आपकी फाइल रन हो जाएगी। वो कैसे होगी वो हम लोग लैब में अभी करके देखेंगे, बट फिर भी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, चीजों को अच्छे से समझने के लिए और पता करने के लिए कि कौन सी फाइल है, हम लोग यहाँ पर इसका एक्सटेंशन रखते हैं .sh। यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके बाद में ये जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, यहाँ पर ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या हो सकते हैं, आपने अगर वेरिएबल्स के बारे में सुना होगा कि प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं, लूप्स होते हैं, है ना, इस तरह की सारी चीजें यहाँ पर आने वाली हैं। लेकिन अब आसान क्या है कि ये सारी चीजें हमको AI लिख कर दे देगा, लेकिन हमको समझना है, तो ये सारी चीजें एक बार हम लोग लैब में करके देखते हैं। तो आ गई हूं मैं अपने उबंटू सर्वर पर, जो कि विंडोज में WSL पे कॉन्फ़िगर है। अब बात करते हैं कि अगर हमने बात की थी कि डिफरेंट डिफरेंट शेल्स अवेलेबल होती हैं, तो हम देखेंगे कैसे देख सकते हैं उसको। cat/etc/shells
यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेल्स अवेलेबल है। लेकिन अगर हमको देखना है कि हमारी कौन सी, मतलब बाय डिफॉल्ट बोल लेते हैं तो हमारी कौन सी शेल एक्टिव है, तो यहाँ पर हम करेंगे इको और शेल। ठीक है, तो यहाँ से इसने बता दिया बैश शेल। ठीक है, यहाँ से हमारी दो चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि हम एक्चुअल में कहाँ पर हैं। तो अभी हम हैं हमारे होम यूजर पर, मतलब हमारी होम डायरेक्टरी में। आज की एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग एक डायरेक्टरी बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे mkdir, बोल देते हैं शेल प्रैक्टिस। ओके, ये मैंने एक डायरेक्टरी बना दी, इसमें मैं जाती हूँ और यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक फाइल जनरेट करेंगे vim, ओके, एंड लिख देते हैं फर्स्ट फाइल, ऐसा लिख दिया मैंने। और यहाँ पर इंसर्ट मोड में मैंने लिख दिया इको दिस इज हेलो फ्रॉम दीपिका शेल स्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, ऐसा करके कुछ भी मैंने मैसेज लिख दिया। ठीक है, लेकिन कौन सी कमांड का यूज किया है मैंने, इको, ये हमने देख चुके हैं। तो यहाँ से मैंने इसको सेव किया है। अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए मैंने इसको बोला कि ओके, ऐसे करा, मतलब ये करंट डायरेक्टरी जहां पर है और यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको फर्स्ट फाइल। देखेंगे क्या एरर आता है, परमिशन डिनाई। ओके, एक दूसरी तरीके से करके देखते हैं। तो ये तो हमको पता है कि परमिशन कैसे रिजॉल्व करनी है, ये वाले चीज हम रिजॉल्व कर सकते हैं। बट अभी के लिए चूंकि हम अभी कुछ और चीज सीखना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि अभी हम क्या करेंगे, हम इसको चलाएंगे sh, ओके, एंड फर्स्ट फाइल। देखो क्या हुआ, इसने आउटपुट दे दिया, दिस इज हेलो फ्रॉम दीपिका शेल स्क्रिप्ट फाइल, ये लाइन लिखी थी हमने, तो ये इसने आउटपुट दे दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तब तो इसको कोई परमिशन एरर आ रही है क्योंकि इसके पास एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको रन कर रहे हैं। ठीक है, रन करने के लिए हमने यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर दिया कि कौन से शेल पे आपको रन होना है, तो ये शेल दे दी मैंने और यहाँ पर मैंने फाइल दे दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने .sh नहीं लगाया है, फिर भी ये फाइल मुझे आउटपुट लाकर दे रही है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, .sh के बिना भी चलता है, बट रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग उसको एक्सटेंशन जरूर देते हैं। तो प्रोडक्शन में एक्सटेंशन जरूरी होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसी को मैं बैश के साथ क्लियर करती हूँ। तो देखिए बैश के साथ भी ये चल गई, लेकिन ये जो है ना, ये इतना सही तरीका नहीं है। प्रोडक्शन में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, उस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि हमारी जो भी स्क्रिप्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली किसी टूल में, किसी पाइपलाइन में, कहीं पे कोई ट्रिगर के थ्रू एग्जीक्यूट होती हैं, इसीलिए हम लोग उसको एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं। तो इसको एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए हमने बोला chmod +x, ओके, मतलब एग्जीक्यूटेबल के लिए, और मैंने क्या कर दिया, फाइल का नाम दे दिया। अब इसको हम चलाएंगे। अब देखिए, अब ये हमारा आउटपुट जनरेट करके दे रही है। तो यहाँ से हमने जितना भी डिस्कस किया था वो चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो लिखा है मैंने फर्स्ट फाइल, ठीक है, यहाँ पर अभी मैंने क्या किया था कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया था, बट पहले हमको क्या बताना पड़ता है, पहले हमको मेंशन करना होता है कि किस टाइप की फाइल है। उसके लिए हम बोलते हैं इसको शीबैंग। ठीक है, तो इस तरह से हमको लिखना है और यहाँ पर लिखना है हमको बिन और बैश। यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि कौन सी शेल में ये फाइल एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर हमने बता दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हमको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पिछले लेक्चर में एनवायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में बात की थी। हमने देखा था कि कितने सारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं और हम अपने भी यूज कर सकते हैं। तो वो वेरिएबल्स पे कैसे काम करेंगे देखेंगे। एक तो होता है कि हम एनवायरमेंट जो वेरिएबल है उनका यूज कर सकते हैं या किसी भी एनवायरमेंट का यूज कर सकते हैं। तो उसको प्रिंट करने के लिए हमने बोला इको, और यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया होम वाला वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, अभी हम जनरली प्रिंट क्यों कराते हैं, क्योंकि जब भी ये सब चीजें है ना, ये कहीं ना कहीं आपके पाइपलाइंस में या कॉन्फ़िगरेशन में कैसे यूज होंगी कि इनका हम यूज करेंगे किसी और चीज को करने के लिए या एज अ इनपुट देने के लिए। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास कोई बड़ा सेटअप नहीं है और अभी हम बेसिक सीखना चाह रहे हैं,
इसीलिए हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि चीजें काम कर रही हैं कि नहीं, पहली चीज। दूसरा, जब भी ट्रबल शूटिंग होती है या आपको जब कोई चीज चेक करनी होती है तो आप प्रिंट स्टेटमेंट्स के थ्रू, इको के थ्रू चेक करते हैं कि एटलीस्ट जो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आ रहा है या नहीं। फिर हम लोग इसी को आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? ये मैंने जो डिफाइंड वेरिएबल्स है उसको प्रिंट करने की कोशिश की है। तो इसको अब हम रन करके देखते हैं। और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके, सो देख लेते हैं एक बार क्या क्या हुआ है। ओके, सो बाय मिस्टेक थोड़ा सा यहाँ पर ये आता है, वो टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलते बोलते, क्योंकि मैंने अभी करेक्ट कर दिया है और सेव कर दिया है। ठीक है, ये सब चीजें होती रहती हैं। ठीक है, साथ साथ में मुझे बात भी करनी है तो थोड़ा बहुत कंसीडर करिए। चलिए, तो दिस इज हेलो फ्रॉम दीपिका शेल स्क्रिप्ट। और यहाँ पर ये क्या दे रहा है, ये मेरा होम जो मेरा वेरिएबल है उसका आउटपुट लाकर दे रहा है। अब इसको कैसे समझेंगे, देखेंगे env, ठीक है, पाइप सिंबल ग्रैप, और हमने देखा था -i हम क्यों लगाते हैं, और मैंने यहाँ पर लिख दिया होम। यहाँ पर देखिए होम जो मेरा वेरिएबल था उसका क्या है, तो यही चीज है यहाँ पर मुझे लाकर दे रहा है और प्रिंट करा रहा है। तो यहाँ से हमने सीखा कि किस तरह से हम वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो हम फिर से चलते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि एक वेरिएबल हम लोग डिफाइन करते हैं नेम नाम का, ठीक है, और उसकी वैल्यू रख देते हैं दीपिका। अब इसको मुझे प्रिंट करना है, तो ये मैंने कर दिया इको। ओके, एंड इको के बाद में मैं किसको प्रिंट करूंगी, दीपिका लिखूंगी या नेम, बट ऑब्वियस नेम, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती, की पेयर वैल्यू हमने सीखा था। यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम। अब इसका मतलब है कि ये जो है ये मुझे नेम की वैल्यू प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो इसको एक बार चला के देख लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि बहुत बेसिक है, बट इस वीडियो में बने रहिए, आपके बहुत काम की बात आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से अभी हमने क्या देखा कि ये इसका भी आउटपुट जनरेट करके दे रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमको खुद समझ में नहीं आएगा कि किस चीज का आउटपुट है, तो इसको हम कैसे रिफाइन कर सकते हैं। तो इसको रिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हम यहाँ पर एक मैसेज जनरेट करेंगे। कैसा, इको दिस इज माई नेम। ओके, अब क्या होगा, इस नाम को प्रिंट करने के पहले ये लाइन जनरेट होगी या लाइन प्रिंट होगी। इससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि एटलीस्ट ये आउटपुट क्या है। ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं हम, और यहाँ पे आपको दिखेगा दिस इज माई नेम एंड दीपिका। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसमें छोटा सा चेंज करते हैं। वो तो हो गया, हमारे आउटपुट में हमने सही से मैसेज दे दिया है कि हाँ ये क्या चीज है। लेकिन ये जो फाइल है, इस फाइल में मुझे ये नहीं पता है कि क्या चीज किस लिए लिखी गई है ना, क्यों लिखी गई है। ये तो हम लिख रहे हैं इसलिए हमको पता है एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन अगर कोई दूसरा डेवलपर या कोई डेवऑप्स इंजीनियर आपकी ये फाइल देखेगा तो उसको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से ये लिखी गई है। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं कमेंट्स का। कमेंट्स का यूज करने के लिए हमको पहले क्या लगाना होता है, हैश, और यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज नेम वेरिएबल। ओके, ऐसा करने से क्या होगा, ये वाली जो चीज है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन ये इस फाइल को पूरी तरह से रीडेबल बनाएगी। कोई भी इस फाइल को रीड करेगा तो उसको समझ में आएगा कि ये जो नीचे वाला कोड है इसका यूज क्या है या उसकी रिलेटेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो अभी आपको ये छोटी सी फाइल नजर आएगी, और इसीलिए हम छोटे से सीख रहे हैं, क्योंकि इन जनरल बहुत बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स होंगी और एआई भी काफी सारी स्क्रिप्ट जनरेट करके देगा, अभी हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन उसको समझेंगे कैसे, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हमको क्या करना है, अब हम ये करेंगे कि अच्छा इसका आउटपुट बता दिया क्या मैंने, नहीं, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं कि ये लाइन प्रिंट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के लिए है। तो इसको मैं एक बार सेव कर लेती हूँ और फिर से हम लोग रन करते हैं, तो देखेंगे वो कुछ आउटपुट तो नहीं आया, बट हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो रीडेबल बन गया। साथ में यहाँ पर जो था ये हमने इंटेंशनली ये लाइन लिखवाई थी। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि एक तो हो गया हमारा कौन सा वाला वेरिएबल, एक हो गया हमारा ये वाला जिसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो फाइल में हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल का यूज कर लिया। फाइल में हमने खुद से एक वेरिएबल और वैल्यू दिया है, मतलब की वैल्यू पेयर दिया और उसका यूज कर लिया। नेक्स्ट क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम डिफाइन करेंगे, मतलब उनकी वैल्यूज देंगे और हम उसको मेक श्योर करेंगे कि ये कहीं और जाकर भी यूज हो पाए। तो ये
कॉन्सेप्ट हमने देखा था। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट का यूज करेंगे, एक्सपोर्ट, ठीक है, माई नेम इक्वल्स टू ओके शर्मा, ओके, इस तरह का मैंने क्या कर दिया, एक एक्सपोर्ट वाला वेरिएबल दे दिया, इसको यूज करेंगे हम लोग। तो ये यहाँ पर हो सकता है आपको समझ में ना आए, बट इसका यूज होगा जब हम क्या करना चाहेंगे, ओके, जब हम लोग क्या करना चाहेंगे, इस चीज का कहीं और यूज करेंगे। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल जब जेनकिंस हम लोग फाइल बनाते हैं या CI/CD पाइपलाइन लिखते हैं, उस समय जब स्क्रिप्टिंग होती है तो वहां पर हम फॉर एग्जांपल बिल्ड नंबर है, ऐसा कोई वेरिएबल है, उस बिल्ड नंबर को फेच करते हैं, या एरर स्टेटस को फेच करते हैं, या सक्सेस स्टेटस को फेच करते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस हैं या डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, उन वेरिएबल्स को फेच करते हैं और उसकी वैल्यू के हिसाब से वहां पर डिसीजन मेकिंग करते हैं या उसको आगे लेके जाते हैं। तो ये सारा वहीं से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। तो इसने यहाँ पर भी प्रिंट कर दिया, ठीक है। आउटपुट में डिफरेंस नहीं आएगा, बट उसका कहाँ तक स्कोप है वहां पे वो डिफर करेगा। अब अगर हम बात करते हैं, एक होता है हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, वो कैसे होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम पाइपलाइंस बनाएंगे तो उसके साथ में हमको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, है ना, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है ना, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इको, ओके, एंड माई फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, ओके, और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कि मुझे यहाँ पे एक इनपुट चाहिएगा 1, ओके, एंड इको माई सेकेंड आर्ग्यूमेंट, ओके, एंड यहाँ पर मैं कर देती हूँ 2। इसका क्या मतलब हुआ, जब मैं ये स्क्रिप्ट रन करूंगी तो ये स्क्रिप्ट जो है ये रनिंग टाइम पे ये एक्सपेक्ट करेगी कि मेरे पास पहला एक कोई आर्ग्यूमेंट आए और दूसरा भी कोई एक आर्ग्यूमेंट आए, ठीक है। तो इसको एक बार देखते हैं, यहाँ से मैं इसको फिर से चलाती हूँ और मैं यहाँ पर दे देती हूँ शेल स्क्रिप्ट, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या फिर चलो इससे कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पर मैं दे देती हूँ A और B, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट दे दिया, ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, ये सेकेंड आर्ग्यूमेंट, और इसको मेरे को इसके साथ भेजना है, ये भेजा। अब देखिए माय फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में क्या आ गया A और माय सेकेंड आर्ग्यूमेंट में क्या आ गया B। ये सब क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पर हमने क्या लगाया, $1 एंड $2। ये कहां पर यूज होगा, पूरे डेवऑप्स में जब भी हम ऑटोमेशन की बात करेंगे, स्क्रिप्टिंग की बात करेंगे, तो बहुत बार हमको रन टाइम पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट में हमने जनरली पूरे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन अब हमको उसको अगर प्रॉड में चलाना है तो हमने स्क्रिप्ट में सेटिंग डाल दी है कि अगर आपके पास प्रॉड वाला आर्ग्यूमेंट आए तो आप ये काम कर देना, और अगर आपके पास डेव वाला एनवायरनमेंट आए तो आप ये कर देना। तो हम क्या इनपुट में ले सकते हैं, एंटर योर एनवायरनमेंट समथिंग, उसने प्रॉड लिखा तो प्रॉड, डेव लिखा तो डेव। इस तरह के डिसीजन मेकिंग में भी ये काम आ सकते हैं, और भी इसके यूज केस हो सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं कि इतना जो भी हमने फंडामेंटल देखा, इसका क्या यूज है, क्योंकि अब तो AI हमारा जो है कोड जनरेट करके दे रहा है। तो अब एक काम करते हैं, एक चीज ये है कि जब भी हम लोग स्क्रिप्टिंग लिखेंगे तो ये ना समझने के लिए एक बेसिक लेवल पर टर्मिनल पर टाइप करना इजी है, बट प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा जो कोड होता है, या आप समझ पा रहे होंगे कितना इनकन्वीनियंस है VIM में लिखना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई एडिटर का यूज करते हैं। तो फिलहाल मैं किसका यूज कर रही हूँ, मैं करूंगी VS कोड का यूज। तो मैंने VS कोड ओपन किया है। यहाँ पर आपको पता होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोडिंग एक्टिविटी के लिए यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, उस टाइप की फाइल लेकर और हम उसमें कोडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने क्या किया, एक नया फाइल ले लिया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर क्या दे रहा है, अब आपको भी पता होगा कि AI इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो हम AI असिस्टेड डेवऑप्स की अगर हम बात करें तो कैसे कर सकते हैं। देखो जनरेट कोड मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने बोला जनरेट अ स्क्रिप्ट ऑफ मॉनिटरिंग डिस्क यूजेस, ओके, इन अ लिनक्स सर्वर, ओके। और यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ कौन सी चाहिए मुझे, शेल स्क्रिप्ट। तो लेट्स वेट, यहाँ पर हमने AI की हेल्प से एक जनरेट करने की कोशिश की है।
अब इसको देखिए आप, ओके, इसको आप देखिए ध्यान से कि अभी हमने जो पढ़ा वो कहाँ काम आएगा। देखो, अगर हमने वो सब नहीं पढ़ा होता तो आपको एक एक लाइन समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अभी आप देखिए ये क्या है, ये उसने बता दिया है ना, ये कमेंट्स डाल दिया है, फिर इसके बाद में यहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए कमेंट डाला है, ओके, और यहाँ पे आपको ये कुछ इको इको स्टेटमेंट्स दिखेंगे, तो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। ये du-sh ये कमांड होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि स्क्रिप्टिंग इज नथिंग बट अ सेट ऑफ कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर इसने डिस्क मॉनिटरिंग के लिए du-sh यूज किया है, इसके साथ में कुछ कंडीशनिंग यूज की है, हेड आपको पता है, सॉर्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सारी चीजें कमांड बन गई। अब बात आती है ये इफ एल्स fi डन, तो ये वाली चीजें हम थोड़ा सा इसको देख लेंगे कि ये काम कैसे करती है, तो फिर आप इजीली इससे जनरेट करके इसको समझ पाएंगे। अब बात ये आती है कि जब ये दे रहा है तो क्यों सीखें, क्योंकि देखो आप इसमें कई बार ना बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि आपको चेंज करनी होगी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, पाथ अलग अलग हो सकता है, कोई सी चीजें आपको मॉडिफाई करनी होगी, या फिर यहाँ तो मैंने सिंपल लिखा है कि जनरेट डिस्क यूजेस स्पेस, बट किस तरह से वो जनरेट करना है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो तो आप तभी दे पाएंगे जब इन चीजों को समझेंगे। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। तो ये हो गया एक स्निपेट जिसको अब हम आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चैट का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, ओके, तो ये वाला जो है ये गिटहब एक्शन, यहाँ पर क्या करना है आपको VS कोड में आपको एक्सटेंशन में जाकर और को पायलट वाला एक्सटेंशन इनेबल कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ, यहाँ से ये एक्सटेंशन वाला होता है और इसमें हम लोग कर देते हैं कौन सा, गिटहब को पायलट वाला, ठीक है, ये देख पा रहे हैं आपको। तो ये वाला आप जब इनेबल करेंगे तो आपके पास ना एक एजेंट आ जाएगा जो कि आपको हेल्प करेगा। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कैसे है, देखो यहाँ पर मैं बोलती हूँ कि राइट अ शेल स्क्रिप्ट, ओके, फॉर डिस्क यूजेस, अभी आप देखते जाइए, डिस्क यूजेस टू मॉनिटर अ लिनक्स सर्वर, ओके, ये मैंने लिख दिया। अभी देखते हैं इसका क्या कोड आता है। देखिए अब इसने कितना बड़ा कोड लिख के दिया है कि आप देख सकते हैं ये करीब आपका दिया है 200 प्लस लाइंस का, ठीक है। क्या हम इसको एकदम से समझ सकते हैं? नहीं, लेकिन इसमें अगर हम धीरे धीरे, हमको अगर सारे टेक्स्ट, सारे ब्लॉक्स पता होंगे तो हम इजीली समझ सकते हैं। समझ तो हम सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, देखो ये डिपेंड करेगा कि आप इसकी प्रॉम्प्टिंग कैसे कर रहे हो, आप उसको कॉन्टेक्स्ट क्या दे रहे हो, या फिर किस तरह से आप जनरेट कर रहे हो। अभी मैंने बिल्कुल सिंपल प्लेन इंग्लिश में जानबूझकर ऐसा लिखा और आप देख सकते हैं कितना बड़ा दिया है, पर जरूरी है कि ये पूरा तरीके से सही हो, या जरूरी है कि हमको हर काम इतना बड़े बड़े कोड के साथ करना हो? इसका छोटा भी हो सकता है। अगर हम इसको बोलेंगे कि इसका शॉर्टर वर्जन दे दे तो शॉर्टर दे देगा। अगर हम इसको और थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देंगे कि हमको ऐसा चाहिए कि इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, 3 होने चाहिए, ये पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, ये पाथ होना चाहिए, तो ये उसके बेसिस पे जनरेट करेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जितना ज्यादा आपको फंडामेंटल्स पता होंगे उतना बेटर तरीके से आप इसका यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।